नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म धैर्य पे स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे हिस्ट्री की क्लास रेगुलर चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 एग्जाम के लिए। और आज हम लोग दोस्तों जो है इतिहास का, जो प्राचीन भारतीय इतिहास में जो प्रागैतिहासिक काल का जो पैटर्न चल रहा था, उसमें 3 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें थी तीसरी क्लास थी हमारी मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम लोग बात करेंगे नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड पर चर्चा करेंगे। नवपाषाण काल क्या था? नवपाषाण काल एक ऐसा समय था, एक ऐसा पीरियड था, उस समय एक संक्रमणकालीन पीरियड के रूप में ये चल रहा था, क्योंकि सभ्यता का पलायन हो रहा था और नई सभ्यता का उद्भव जारी था। उस समय ही आप जानते हैं कि ये सभ्यता का जो शुरुआत है, ये करीब 9000 बीसी आसपास ये सभ्यता का उद्भव वर्ल्ड में हुआ था। और भारत में इस सभ्यता का प्रचलन जो हुआ था वो 7000 बीसी के आसपास, मतलब कि 2000 बीसी के बाद इस सभ्यता का जन्म भारत ने दिया था। इसके साथ साथ ये सभ्यता करीब 1000 बीसी तक चलती रही और 1000 बीसी के बाद तक ये जो है, मतलब उस समय पीरियड में उत्तर वैदिक पीरियड का भी जन्म हो चुका था और उत्तर वैदिक पीरियड चल रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता 3500 बीसी के आसपास थी, उसका भी संक्रमणकालीन इसी पीरियड के साथ साथ रहा। तो ये सभ्यता एक आधुनिक सभ्यता के रूप में जन्म ली थी और ये सभ्यता आगे तक चलती रही। हम इस पे चर्चा करेंगे आज। नियोलिथिक नवपाषाण काल की चर्चा करेंगे दोस्तों। किसकी करेंगे? नवपाषाण काल। अब देखते हैं नवपाषाण काल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। और इस सभ्यता में क्या क्या चीजों का उद्भव हुआ और इस काल की मुख्य जो विशेषता रही वो क्या थी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस काल की जो मुख्य विशेषता के बारे में, पॉइंट टू पॉइंट बात करते चलेंगे। सबसे पहले जानकारी करेंगे विश्व में इस सभ्यता का शुभारंभ। इस सभ्यता का मतलब इस कल्चर का जो शुभारंभ हुआ है वो कब हुआ? तो इस कल्चर का जो शुभारंभ हुआ वो हुआ जाकर के 9000 बीसी में। किसमें हुआ? 9000 बीसी में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरी सभ्यता की। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत में इस सभ्यता का जो शुभारंभ हुआ, इस सभ्यता का जो शुभारंभ हुआ, स्टार्टेड हुई सभ्यता, वो उसका समय पीरियड क्या था? तो उसका समय पीरियड दोस्तों 7000 बीसी था। कितना था? 7000 बीसी था। तो ये 2 पॉइंट आपके नियोलिथिक पीरियड में प्राप्त होते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इस काल की जो मुख्य विशेषता रही वो क्या क्या थी। मुख्य विशेषता, अब मुख्य विशेषता में क्या क्या रही ये हम बात करेंगे। मुख्य विशेषता में नंबर 1 की बात यदि हम करें तो सबसे पहले क्या था? कृषि का शुभारंभ। कृषि का शुभारंभ अभी हम देखेंगे कि नवपाषाण काल में कृषि के शुभारंभ के जो हमें साक्ष्य मिले वो कहां से मिले? कहां से मिले? तो कृषि के शुभारंभ के जो साक्ष्य मिले हमें वो मेहरगढ़ से मिले। कहां से मिले? मेहरगढ़ से मिले। और अभी हम मेहरगढ़ की चर्चा और करेंगे डिटेल पर। दूसरी सबसे कृषि का प्रारंभ, कृषि का आरंभ। दूसरी बात हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट है घर्षित उपकरण हमें मिले। घर्षित उपकरण मिले मतलब इसका मतलब ये हुआ जो हमें टूल्स मिले इस सभ्यता से वो काफी चिकने और चमकदार होते थे, इसलिए हम लोग घर्षित उपकरण का नाम देते हैं। दूसरी बात, चावल के भी बहुत पुराने साँच हमें यहीं से मिले। चावल के पुराने साँच हमें मिले, पुराने साँच मिले। ठीक है। और आपको बता दे कि इस काल में क्या विशेषता पहली रही? पहली कृषि का आरंभ, दूसरा घर्षित उपकरण, तीसरा चावल के पुराने साँच। इस काल की महत्वपूर्ण यदि विशेषताओं में देखें तो इन 3 विशेषताओं को सबसे पहले हम लोग लेते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको बता दे बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें इस सभ्यता ने
क्या क्या हमें प्रोवाइड किया है। एक सेकंड रुकेंगे आप लोग। इसके बाद क्या है कि आपको हम बताएंगे कि और क्या क्या हमें चीजें यहां से प्राप्त हुई या रिसीव हुई, वो हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले पशुपालन का। आप तो नाम सुने होंगे। पशुपालन का साक्ष जो हमें मिला था वो मेहरगढ़ से मिला था, ये बिल्कुल बात क्लियर थी, ठीक है ना। तो कृषि का आरंभ इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता रही, चावल के साक्ष्य की महत्वपूर्ण विशेषता रही, ठीक है। और इस काल में जो है हमारे जो औजार होते थे वो चिकने और बहुत ही पालिशदार युक्त होते थे, चमक होती थी उन औजारों के, और औजार पूर्ण रूप से छोटे हो चुके थे। जिस तरह हमने मध्य पाषाण काल में उपकरणों को देखा था, यहाँ आते आते और भी छोटे और चिकने और बेहतर हो चुके थे। आपको अब हम ले चलते हैं और बताते हैं, एक एक बात की जिक्र करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा होगा, तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि इस काल में जो है मानव का जो मुख्य खाद्य जो फसल थी खाने के लिए लोग प्रयोग करते थे, तो उस खाने के प्रयोग में ये लोग जौ का प्रयोग करते थे। किसका? जौ का। अब इसमें भी हम आपको बताएंगे, ये लोग जो है पैरेलली का प्रयोग करते थे, ठीक है। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे, पैरेलली का प्रयोग करते थे, पैरेलली का प्रयोग करते थे ये लोग, ठीक है। अब क्या है जौ, देखिए एक गेहूं और जौ, गेहूं और जौ के जो पुराने साँच हमें मिले जौ के, वो कहां से मिले? तो गेहूं और जौ के जो बहुत पुराने जो साँच मिले वो हमें कहां से मिले? मेहरगढ़ से मिले। कहां से मिले? मेहरगढ़ से हमें मिले। अब ये मेहरगढ़ कहां पड़ता है, ठीक है। तो गेहूं की 3 किस्में थी। कितनी थी? 3 किस्में थी, ठीक है। 3 टाइप थे गेहूं के, और इसके जौ के 2 टाइप से थे, 2 किस्में थी। कितनी थी? 2 किस्में थी। किसकी? जौ की। गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्मों के जो प्रमाण में जो प्रूफ मिले वो मेहरगढ़ से मिले। कहां से मिले? मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ कहां पड़ता है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। कहां पड़ता है? बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि चावल के बारे में। अब ये चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिले वो कहां से मिले? तो देखो चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिले वो उत्तर प्रदेश से ही मिले। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, तो चावल के हमें प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले, जो बहुत पुराने साक्ष्य मिले, बहुत ओल्डेस्ट जो हमें एविडेंस मिले, वो कहां से मिले? आपका नाम बता दे रहे हैं आपको, इसका नाम है कोल्डी हवा। क्या है? कोल्डी हवा। क्या है? कोल्डी हवा। अब देखिए जो कोल्डी हवा है, ये कोल्डी हवा कहां पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, पहले हम लोग इलाहाबाद बोलते थे, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और कौशाम्बी के बीच एक बेलन नदी घाटी थी। क्या थी? इनके बीच एक बेलन नदी घाटी थी। बेलन नदी घाटी थी, ठीक है। और इसी के आसपास हमें चावल के सबसे प्राचीनतम, मतलब विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला। विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला? तो प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला विश्व का, वो सबसे कहां मिला? हमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज बेलन नदी घाटी के आसपास हमें एक धान की भूसी का प्रमाण मिला, जिससे पता चलता है कि दुनिया में सबसे पहली जो फसल की शुरुआत हुई धान की, वो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि जीवन में स्थायी रहने के प्रमाण और ग्राम समुदाय के जो प्रमाण हमें मिले,
इसी पीरियड की देन है और इस पीरियड की एक क्रांति भी रही है कि लोगों को जीवन में बसना सिखा दिया था। रहन सहन में बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि इस सभ्यता ने पूर्ण रूप से जंगल में जिस तरह से मानव रहता था वो गांव की तरफ एक समुदाय की तरफ आ गया था। मतलब एक ग्रुप में वहां भी रहता था, जब गुफाओं में रहता था जंगलों में, मगर जंगल बड़े जानवरों के डर से वो लोग जो है काफी जंगलों से दूर हो गए और गुफा बनाकर जो रहते थे उनमें परिवर्तन आया और ये एक झोपड़ी सी एक घर को बनाने की और लकड़ी के प्रयोग करके, ठीक है, तो जिस प्रकार इन्होंने अपने आसपास झोपड़ियां बनाई और मानव एक साथ कई ग्रुपों में रहना सीख गया, तब मानव ने जानवर एक पालतू जानवरों को भी पालतू बनाने की कोशिश की कि जानवर कम से कम जो बड़े जानवर आ जाए उससे आने से पहले दूर से ही वो छोटे जानवर हमारा बचाव कर सके और हमें जानकारी उपलब्ध कर सके। इस वजह से कहा जाता है इस काल की जो महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक और सबसे बड़ी विशेषता जुड़ती है कि मानव ने सबसे पहला जो पालतू जानवर बनाया था वो कुत्ते को बनाया था। ठीक है, मानव ने जो पहला जानवर बनाया, पहला जानवर पालतू बनाया जो पेट एनिमल्स, वो कौन था? वो था कुत्ता। ठीक है, सबसे बड़ी एक और विशेषता यहाँ से हमें मिलती है। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता और भी है हमारे न्यूलिथिक पीरियड टाइम की। ठीक है, आगे चलते हम लोग बात करते हैं ग्राम समुदाय की। तो ग्राम समुदाय का मतलब अब ग्राम समुदाय का मतलब क्या होता है कि इसका हमें जिक्र कहां से मिलता है, यहाँ हमें बहुत सारी झोपड़ियां कहां से मिली, इसकी बात हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्राम समुदाय और क्या कहते हैं कि मानव ने जो है रहना सीख लिया था। ठीक है, तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ग्राम समुदाय, ये उत्तर प्रदेश का ही स्थलों से हमें प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के जो है प्रतापगढ़ के आसपास या हम लोग कह सकते हैं मिर्जापुर के आसपास हमें बहुत ऐसे विंध्याचल पर्वत के आसपास ऐसे हमें बहुत सारे ऐसे सरकंड के बने हुए कुछ ऐसे हमें झोपड़ियां निर्मित मिली, जिससे पता चलता है इस समाज ने घर बनाना सीख लिया था पूर्ण रूप से। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। इस काल की और एक विशेषता के साथ ये जुड़ चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एक चौपानी मांडा है। उत्तर प्रदेश में एक चौपानी मांडा है। ये भी एक किसका है? नवपाषाण काल स्थल का ही एक जो है उत्तर प्रदेश में है। चौपानी मांडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और ये उत्तर प्रदेश में जो चौपानी मांडा है वो उत्तर प्रदेश में, यहाँ से हमें मृतभांड मतलब पोएट्री के जो है, हमें पोएट्री के जो है क्या मिले? एविडेंस मिले। और पोएट्री का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, और मिट्टी के बर्तन के सांचे तो हमें प्राप्त हो चुके थे। जो हमें आपको बता, मैदहा एक उत्तर प्रदेश का सराय नहर एक जगह था जहां से हमें मृतभांड के अनपढ़ तरीके से बर्तन, टूटे फूटे बर्तन, जो उनका बनाने का सांचा भी पता नहीं था उस समय, उन्होंने बर्तन बना लिया था, मगर कई बर्तनों की श्रेणियों को विकसित नहीं कर पाए थे। मगर इस काल की सबसे बड़ी विशेषताओं में एक शब्द और जुड़ जाएगा कि जो मृतभांड था इसमें हमें विविधताएं देखने को मिली। किसमें? इस सभ्यता में को मिली, क्योंकि इस सभ्यता में लोगों ने मिट्टी के बर्तन जो थे वो कई प्रकार से मिट्टी के बर्तन बना चुके थे, और इस मिट्टी के बर्तनों में कई रंगों का यूज करके इसमें क्रांति भी ला दिए थे। इस लाल मृतभांड और गैरिक मृतभांड का प्रयोग इस लाल और काले मृतभांड जो है बनाना सीख गए थे। ठीक है, ऊपर से ये क्या थे? पूर्ण रूप से लाल थे, नीचे क्या था? ब्लैक था। और इसी प्रकार ये बर्तन हमें बहुत सारे नियोलिथिक पीरियड से हमें प्राप्त होते
हैं। तो फिर हम लोग बात करेंगे इसमें, और भी एक था जिसे हम लोग गैरिक मतभांड भी कहते हैं, गैरिक मतभांड भी कहते हैं, गैरिक मतभांड भी कहते हैं, गैरिक मतभांड भी कहते हैं। इस काल में दो प्रकार के, एक लाल भी थे, लाल काले एक साथ होते थे बर्तन बनाने की तकनीक, और एक गैरिक मतभांड तरीके से भी ये लोग जो है बर्तन गढ़ते थे। ठीक है, तो एक विविधता आपको ये मिली। अगला स्थल की हम बात करेंगे, एक स्थल और भी है जो आप पढ़ते होंगे, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये बताइए कि जो हमें नवपाषाण कालीन में एक महत्वपूर्ण जो स्थल मिला था वो कौन था। तो आपको मैं बता दूं, बिहार का चिरांद, बिहार का एक चिरांद है। चिरांद से हमें बहुत सारे ऐसे उपकरण मिले जो हिरन के सींगों के बने औजार थे, हिरन के सींगों के बने औजार थे, सींगों के बने औजार थे। और ये भी हम कह सकते हैं औजार थे, टूल्स थे, वेपन्स थे। और भी हम कह सकते हैं भारत का सबसे पूर्वी स्थल था, भारत का सबसे पूर्वी स्थल था जहां से हमें नियोलिथिक पीरियड के साक्ष्य मिले। भारत के सबसे पूर्वी हिस्से पर था, पूर्वी हिस्से पर था, जिससे हमें नियोलिथिक पीरियड के जो है हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इस प्रकार हम लोगों ने बिहार चिरांद के बारे में करीबी से देखने की कोशिश की। और अब हम लोग बात करेंगे वो स्थल जो बिल्कुल उत्तर में पड़ता था और उससे हमने बहुत सारे कल्चर के बारे में पता चला। तो हम बात करेंगे उस स्थल की जिसका नाम था बुर्ज होम। अब देखिए जो बुर्ज होम था ये आपके श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर में स्थित था। अब बुर्ज होम से एक हमें साक्ष्य मिला, एविडेंस मिला। वो एविडेंस कौन सा था, वो एविडेंस कौन सा दोस्तों था, तो हम आपको बताएंगे। वो एविडेंस था कुत्ते के साथ, मालिक के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण, पालतू कुत्ते के साथ दफनाए जाने का प्रमाण, दफनाए जाने का प्रमाण था। ठीक है, जाने का प्रमाण था किसमें, यही जो नियोलिथिक पीरियड आप लोग पढ़ रहे हैं, यही नियोलिथिक पीरियड में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण था। एक बुर्ज होम से और हमें एक साक्ष्य मिलता है जिसे हम कहते हैं गुफ कराल। गुफ कराल देखिए ये नीचे था, बुर्ज होम ऊपर था। ठीक है, तो गुफ कराल के बारे में पता करेंगे। तो गुफ कराल में हमें यह पता चलता है कि यहाँ के लोग गुफाओं में रहते थे, ठंड से बचने के लिए गुफाओं में रहते थे। कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। और मौसम के आधार पर खाना बनाने के प्रमाण मिले हमको। कहां से मिले, यहाँ खाना बनाने के हमें प्रमाण यहाँ से मिले। इसका कारण ये हुआ कि खाना बनाने के जो हमें प्रमाण मिले उससे हम ये बता सकते हैं आपको, क्या बता सकते हैं आपको, इसमें हम आपको ये बता सकते हैं कि अगर ये खाना बनाने के प्रमाण कुछ हमें चूल्हे मिले, उस चूल्हे में कुछ चूल्हे हमें गुफा के अंदर मिले और गुफा के बाहर मिले, तो ये मौसम के संबंध आधार पर ही ये लोग खाना बनाते थे और बाहर निकलते थे। और हमें गुफ कराल से सीढ़ियां भी मिली, नीचे उतरकर ये मतलब गुफा के बहुत नीचे था ये, और वहां से ये सारा हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे आज नियोलिथिक पीरियड से जो उपकरण थे वो बहुत इंपॉर्टेंट जो उपकरण थे उसमें हमने आपको जानकारी दी। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें और सारा जो भी कुछ था वो मैंने पूरे बताने की कोशिश की, आप लोगों को अच्छे समझाने की कोशिश की, जिससे आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे आगे चल के कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में,
और उनको बहुत हमें करीबी से समझना आवश्यक है। यदि हम करीबी से नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो आज हम लोग अपने भी इसी वीडियो को इसी जगह समाप्त करते हैं और फिर अगले वीडियो में आपसे हिस्ट्री की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।